Hi everyone, welcome back to my channel Teaching Learning with Shweta. Today we will study about the Shimla Accord 1901 and the Indian University Commission 1902. इससे पहले हमने पढ़ा है the Hunter Commission. So we have studied the Hunter Commission in our previous video lecture and today we will be studying about the Shimla Accord and the Indian University Commission. As the name suggests, this commission was primarily about universities in India. तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये उस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से ब्रिटिश रूल की ही बात कर रहे हैं। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो एजुकेशन जब ब्रिटिशर्स ने इम्प्रूव करने की कोशिश की तो उन्होंने कौन कौन से एक्ट्स वो लाए हैं, कौन कौन से कमीशन उन्होंने बिठाए थे, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग थ्रू आउट द अटेम्प्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव and modify Indian education according to what they considered as good. So we had discussed the Hunters Commission in our previous video lecture. Today we will be discussing what happened after that. So in a lot of books and in a lot of courses, this portion is omitted. ये कुछ जगहों पे नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन मैंने इसको अंडरटेक किया है अपनी चैनल पर शिमला अकॉर्ड को। बहुत से लोग डायरेक्टली सैडलर कमीशन पे पहुंचते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, बट मेरे ख्याल से ये भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये पहला ऐसा कमीशन था जो ब्रिटिश रूल में ऐसा कमीशन था जो यूनिवर्सिटीज पर ध्यान दे रहा था और यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने की बात कर रहा था। वी कैन नॉट एक्चुअली निग्लेक्ट और इग्नोर दिस कमीशन एंड स्ट्रेट अवे मूव टू द अदर कमीशंस। बहुत छोटा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉलेज एंड ऑल्सो फॉर maintaining the sequence of events and understanding the relationship between one event and another. तो क्विकली अगर हम रिवाइज करें तो हम चार्टर्स एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। वी बीन स्टडीइंग दैट द चार्टर्स एक्ट, उसने 1 लाख रुपए रखे थे एजुकेशन के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और जो इंडिया पे स्पेंड करने थे, इंडिया के एजुकेशन पे स्पेंड करने थे, और वो थोड़े डिप्लोमेटिकली इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों की बात करना चाह रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन और रीजनल जो नेटिव लैंग्वेज है दोनों की बात कर रहे थे। फिर मकॉलेज मिनट आया था जिसमें काफी इंसल्ट वाली बातें की गई थी कि इंडियन एजुकेशन बहुत ही बेकार है, मॉडर्न नहीं है। मकॉले ने काफी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे एंड इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को एनकरेज किया था। ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि किस तरह से मकॉले कोशिश कर रहे थे कि खाली अपर क्लासेस को इंडियन को इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन मिले और नीचे फिल्टर होकर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको भी धीरे धीरे ये वाली एजुकेशन से वो अट्रैक्ट हो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर हमने वुड्स डिस्पैच पढ़ा था। वुड्स डिस्पैच थोड़ा डिप्लोमेटिक था और उन्होंने जो मेन न्यू पॉइंट्स जो सजेस्ट किए थे, दे टॉक्ड अबाउट प्राइमरी, दे टॉक्ड अबाउट मदर टंग और द रीजनल और द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो भी रीजन की जहाँ जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ाई कराई जाए प्राइमरी लेवल पे, लेकिन हायर लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर हायर एजुकेशन में इंग्लिश की लैंग्वेज हो। इन्होंने बात की थी इंस्पेक्शन की, इन्होंने मास एजुकेशन की बात की थी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं थे कि खाली अपर क्लासेस को इंग्लिश एजुकेशन दी जाए। दे वांटेड टू स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल द पीपल, ऑल द मासेस ऑफ द कंट्री। एंड इन्होंने एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की भी बात की थी। फिर पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने हंटर कमीशन की बात की थी। हंटर कमीशन में नया क्या था? हंटर कमीशन वाज मेनली टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एजुकेशन। दे टॉक्ड अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब सेंटर से पावर को हम लाकर लोकल बॉडीज को दे देते हैं कि सारे डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय वो ही नहीं, बल्कि लोकल बॉडीज कुछ डिसीजंस ले सकती है। किस पे? विमेन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, इस पर। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी हंटर कमीशन ने, प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी और रिलेटेबल और इजी करिकुलम बनाना चाहते थे वो प्राइमरी लेवल पर, और प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लाया है। तो ये क्विकली रिवाइज अगर हम करें तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज फर्स्ट स्लाइड्स ऑफ रिविजन आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1901 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन उस समय ही वाज द गवर्नर जनरल एंड ही हिमसेल्फ चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस एंड ये बहुत दिनों तक चली थी, 15 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी इंडियन नहीं थे।
तो थोड़ा सा इंडियंस को ऐसा लगता था कि ये शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है इंडियंस के अगेंस्ट, एंड इसकी कोई प्रोसीडिंग्स, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो पब्लिश होता है, उसको हम प्रोसीडिंग्स कहते हैं। वो प्रोसीडिंग्स भी कोई पब्लिश नहीं हुई थी, तो इसलिए इसको थोड़ा षड्यंत्र टाइप का माना गया था कि दिस माइट बी, सिंस नेवर द प्रोसीडिंग्स वर आउट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन द कॉन्फ्रेंस, देयरफॉर दिस कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो considered as a conspiracy by many Indians, and no Indian was included because in the previous Hunter Commission we had seen that few Indians were also included, but here in this conference no Indian was included. Now this conference mainly discussed about university education, and इसने ये भी सजेशंस देने की कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड कर्जन का एक इरादा था कि एजुकेशन को अपने कंट्रोल में, इंडियन एजुकेशन को थोड़े से ज्यादा ब्रिटिश कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाए, ये हिडन एजेंडा था ऐसा कहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा 1902 में एक कमीशन आता है, एंड ये कमीशन भी लॉर्ड कर्जन ही अपॉइंट करते हैं। किस लिए? 3 चीजों के लिए। सो फॉर 3 रीजंस अनदर कमीशन, एंड अगेन द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, दैट 1901 में शिमला अकॉर्ड होता है और उसकी वजह से आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902। तो 1902 में 3 रीजंस से ये कमीशन लाने की बात की जाती है। पहले तो इंडियन यूनिवर्सिटी की कंडीशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा जाए और देखा जाए कि उसकी क्या कंडीशन है और कहाँ-कहाँ जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। और इस कमीशन में भी 1902 में भी ये जो डिस्कस हुआ, इसमें भी किसी इंडियन को नहीं रखा गया। तो शिमला अकॉर्ड 1901 में भी लॉर्ड कर्जन वाज चेयरिंग इट, वो तब भी चेयरमैन थे। 1902 में भी वो चेयरमैन थे। 1901 की शिमला अकॉर्ड में भी कोई इंडियन नहीं था, 1902 में भी कोई इंडियन नहीं था। और ये जो कमीशन है शिमला अकॉर्ड और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, मेनली यूनिवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए आया है। सो इफ आई रिपीट इट इन इंग्लिश, दैट this the Shimla Accord conference in 1901 led to Indian University Commission in 1902. Both had been chaired by Lord Curzon. Both had been focused on studying the condition of Indian universities and improving their condition, increasing their number. But in both of them, never any Indian was included. So therefore, they were looked upon with doubt by the Indians, that they were considered to be conspirational against the Indian education. क्या सजेशंस दिए 1902 वाले कॉन्फ्रेंस में? एक तो जो सीनेट और सिंडिकेट, पहले समझना जरूरी है कि सीनेट और सिंडिकेट क्या होता है। सीनेट किसी भी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी होती है जो सारे मैटर्स में डिसीजंस होती है, और सिंडिकेट एक तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जो उसके सारे जो भी लॉज सीनेट बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो लॉज बनाने वाली बॉडी जो है वो सीनेट होती है और सिंडिकेट उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी होती है। तो ये बहुत, तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में एक सीनेट और सिंडिकेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटिश कंट्रीज में चल रहा था, उसी को कॉपी करने की इंडिया में कोशिश की थी। सो बोथ सीनेट एंड सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स होते हैं। जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का पैटर्न था उस पर इंडियन यूनिवर्सिटी में भी, सिंस इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, तो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज थी उनको भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज की नकल पर बनाया जा रहा था। तो उसमें भी एक सीनेट था जो लॉज बनाता था और सिंडिकेट जो उसको एग्जीक्यूट करता था। उनके मेंबर्स को बढ़ा दिया और उनके मेंबर्स को 15 और 9 कर दिया। सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सीनेट एंड सिंडिकेट, सीनेट मेक्स लॉज and syndicate is the executive council that executes those laws. They are very important bodies, decision making bodies in any university. Their membership was increased from 15 to 9, 15 and 9 respectively. 15 senate की membership हो गई और syndicate की 9 हो गई, and इसका जो term था वो 5 years का। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो लॉर्ड कर्जन लाए थे वो ये यूनिवर्सिटी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए था। तो क्या सजेशंस इन्होंने दिए कि बेसिकली यूनिवर्सिटी जो इंडिया में रन हो रही है इनकी कंडीशंस इम्प्रूव होनी चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, हर एक कॉलेज में मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए प्रॉपरली टू लुक इनटू द अफेयर्स, हॉस्टल्स होने चाहिए और टीचर्स अच्छे और क्वालिफाइड होने चाहिए। तो बेसिकली इंडियन यूनिवर्सिटीज पर ही ये फोकस। इसकी वजह से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, तो कमीशन में डिस्कस किया और फिर इसको लॉ बना दिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने आइडेंटिफाई की, क्योंकि हमने कहा था कि इन्होंने पहले सर्वे किया था। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट
First, they try to survey the Indian education, especially the university education, and then they came up with the solution. So what were the problems that the commission identified? They identified that firstly, the education that was being provided in university में जो education provide की जा रही थी उससे नौकरियां नहीं मिल रही थी लोगों को. तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, वोकेशनल एजुकेशन अच्छी नहीं थी एट द यूनिवर्सिटी लेवल. एग्जाम्स भी ठीक से नहीं हो रहे थे, उनका कोई फिक्स सिस्टम नहीं था. इंडियन लैंग्वेजेस की ग्रोथ नहीं हो रही थी, करिकुलम बहुत बुकिश था, प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन नहीं थी, और सीनेट और सिंडिकेट जो मैंने अभी आपको बताया इसमें भी कुछ प्रॉपरली कुछ था नहीं, तभी इन्होंने इसकी मेंबरशिप को बाद में बढ़ाया. तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई की और उन्होंने ये सजेशंस दिए यूनिवर्सिटी एक्ट में. तो इसमें 3 चीजें हैं. पहले शिमला अकॉर्ड 1901, जिसकी वजह से कमीशन आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, जिसकी वजह से एक्ट आता है 1904. एक्ट में ये सजेशंस दिए गए. एक तो यूनिवर्सिटीज को थोड़ा ऑटोनोमस, थोड़ी आजादी दो कि गवर्नमेंटल कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन ये कहने की बात थी. गवर्नमेंटल कंट्रोल इस लॉर्ड कर्जन की वजह से पड़ा ही था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन वो लिख रहे थे ऐसा कि टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, वो एग्जाम्स भी खुद कंडक्ट कर सकते हैं. और सीनेट के टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो 50 और नंबर्स बढ़ा दिए मेंबर्स, और 5 साल का टर्म होगा. और सीनेट जो भी बॉडी है यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट, वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, गवर्नमेंट के दिए हुए मेंबर्स नहीं होंगे कि सारे ब्रिटिशर्स को यूनिवर्सिटी में डाल दिया. सेकेंडली, गवर्नमेंट एक तरफ से कह रही है, पहला देखिए आप सजेशन है यूनिवर्सिटीज बी मेड ऑटोनोमस, मतलब यूनिवर्सिटीज को आजादी दी जाए, लेकिन ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट कुड ऑल्टर एंड अमेंड लॉज मेड बाय सीनेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी. तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बहुत चालाक थे, ये बहुत डिप्लोमेटिक थे. एक जगह पे ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को पूरी आजादी दी जाए, और एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जो भी सीनेट या जो यूनिवर्सिटी डिसीजंस देंगी वो ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी चालाकी से काम करते थे. और लीगल स्टेटस ऑफ सिंडिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी मतलब जो भी वो लॉज बनाएंगे वो प्रॉपर लॉज हो जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट होंगे. फिर रिकग्निशन, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसको अगर हम मान्यता देंगे तो उसको कहते हैं रिकग्निशन. तो वो रिकग्निशन भी मतलब अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हो रही है तभी यूनिवर्सिटी को रिकग्निशन मिलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो ये उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया था, ताकि कोई भी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी ना आ जाए, प्रॉपर यूनिवर्सिटी हो. यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जो हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए लैब्स अच्छी बने, और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में. हमें पता है कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं यूनिवर्सिटी रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. So whenever you want to improve the standard of university education, the first step generally is to improve the grants, the money given for research work, and to improve the conditions of laboratories. So this all was taken up by this act, that teachers be appointed freely by university, but still that all remains under the control of government, British government, because the British government says that laws can be changed by them. So they were very clever. Next, they were trying to improve the conditions of research. They were expanding the membership of Senate, and they were also paying attention to recognition given to the universities. They, like British government, was now taking interest in what universities should be considered as universities and what should be removed, because that so that no substandard university functions. So ये सारे सजेशंस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की वजह से आए जो 1904 में. अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफ से ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमस बना दो, फ्री बना दो, वो उनके मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन एक तरफ से वो ये भी कह रहे थे कि वो लॉज को चेंज कर सकते हैं. सो दे वर एक्चुअली कंट्रोलिंग द यूनिवर्सिटीज. किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंट्रोल करने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी इफेक्ट होती है. आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हायर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप
पूरी कंट्री की एजुकेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी और स्कूल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को जैसे आप चेंज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वैसे ही वो बनती चली जाएगी। तो इन्होंने भी इसी चीज को यूज करना शुरू किया। दे वांटेड मोर कंट्रोल ऑन इंडियन एजुकेशन because they wanted to change the minds of people. Therefore, these kind of acts were targeting. Some acts were targeting the primary education, like the Hunter Commission. Some acts were targeting the secondary education. Some acts were targeting the university education. So this one was Shimla Accord was targeting at the यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो काफी गवर्नमेंटल कंट्रोल बढ़ गया यूनिवर्सिटीज पर, तो इंपीरियलिज्म तो बढ़ेगा, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए हम और स्लेव्स होते जाएंगे, मेंटली भी और पॉलिटिकली भी। देन लेकिन एक जो चीज अच्छी हुई है इस वजह से, वन गुड थिंग दैट हैड हैपेंड बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, was that research, the standard of research improved in universities, the infrastructure of universities improved, and more money or more grants was started to be given for research. तो ये जो कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं कि हम गुलाम तो जरूर बने हैं इन सब चीजों से। गुलामी सिर्फ पॉलिटिकली नहीं होती है, गुलामी मेंटली भी होती है। तो जब आप एजुकेशन को चेंज करते हैं, आप माइंडसेट को चेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली गुलामी बढ़ती है, स्लेवरी बढ़ती है। तो वो तो हो ही रहा था, इंपीरियलिज्म तो बढ़ रहा ही था एजुकेशन के थ्रू। यूनिवर्सिटीज बहुत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ ही गई थी। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी इस कमीशन की वजह से, कि रिसर्च को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू हो गई, उसके लिए पैसे ज्यादा देने शुरू हो गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज का ऑल इन ऑल इम्प्रूव हो गया। तो ये छोटा सा डिस्कशन था शिमला अकॉर्ड, जिसकी वजह से आया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, जिसकी वजह से आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। आपको इसमें ये याद रखना है कि ये प्राइमरीली यूनिवर्सिटीज के लिए था। यूनिवर्सिटी में जो सेनेट और सिंडिकेट जो बॉडीज होती हैं, जो लॉज बनाते हैं और पैसे का सारे डिसीजंस लेते हैं, उसकी मेंबरशिप को उन्होंने बढ़ाया, और यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात कही। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी कॉलेजेस में, बहुत सी बुक्स में आजकल इसको स्किप कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से इसको स्किप नहीं करना चाहिए। छोटा सा ही है, इसको आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने करिकुलम में। एंड फॉर योर नॉलेज, it is very important for all those preparing for competitive exams like CTET, UGC, NET and even UPSC में भी ऐसे questions आ जाते हैं कई बार कि which was the first commission that spoke about university, improving the condition of university during British rule. तो इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को स्किप नहीं किया है। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम सैडलर कमीशन पढ़ेंगे। So stay connected and keep liking my videos. Keep posting your questions, your queries, और आपको कोई स्पेशल वीडियो लेक्चर अगर चाहिए किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। I will definitely find out time and post it on my channel. Thank you very much. Have a nice day.